वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाया था। अब हमें अगला टॉपिक पढ़ना है प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म में क्या होता है कि तीन सरफेस ऐसा होता है, स्क्वायर शेप में होता है। इसमें तीन सरफेस ऐसा होता है जो होता है स्क्वायर में, और दो सरफेस इसका ट्राइंगल में होता है। तो ये होता है प्रिज्म। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो जैसे आपको एग्जांपल दे के बताते हैं। जैसे कि ये बुक है, इसमें ये सरफेस है स्क्वायर, इसके बीच क्या करते हैं, एक एंगल बना देते हैं। यहाँ पे हो गया एक बीच, इसके बीच का एंगल। अब एक ये सरफेस हो गया जो कैसा स्क्वायर शेप में है, एक यहाँ वाला सरफेस भी स्क्वायर शेप में है, और इसके नीचे जो यहाँ पे सरफेस होगा ये भी कैसा होगा, स्क्वायर शेप में। तो ये तीन स्क्वायर शेप में सरफेस होता है, 1, 2 और 3, और दो ट्राइंगल होता है। एक ट्राइंगल इधर हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही पूरा होता है प्रिज्म। और इस प्रिज्म को डिनोट कैसे करते हैं, तो इस तरीके से डिनोट करते हैं। कभी भी अगर इसको बोर्ड पे बनाएंगे या फिर कॉपी में बनाते हैं तो उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो सिर्फ ऐसा ट्राइंगल ही बनाते हैं। तो ये होता है प्रिज्म। और इसी प्रिज्म में हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है। तो ये बन गया आपका प्रिज्म। ये इसमें ट्राइंगल होता है, और इस प्रिज्म में यहाँ के जो एंगल होता है, ये एंगल होता है, इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल, या फिर एक और नाम है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। दूसरा नाम है इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। हिंदी में बोलेंगे प्रिज्म का अपवर्तन कोण। हिंदी में लिख देते हैं इसका प्रिज्म का अपवर्तन कोण, इसे हिंदी में बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ए से, इसको ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पर बी से करते हैं, इसको सी से करते हैं। तो सबसे पहले तो ये प्रिज्म है, और इसमें जो एंगल होगा उसे बोलते हैं प्रिज्म एंगल या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। अब प्रिज्म में ये जो सरफेस होता है, इस सरफेस में जैसे ए बी सरफेस है, तो यहाँ पर क्या करता है, कोई लाइट जा रही है, तो यहाँ पर एक बना देते हैं लाइट। तो यहाँ पर ये लाइट गई, किसी एंगल पे लाइट गई, और इसका बनाएंगे नॉर्मल, और साथ में इसी पॉइंट पे बना देते हैं ऐसे नॉर्मल। तो ये क्या है, ये इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच का जो कोण होगा, एंगल होगा, उसको बोलते हैं एंगल आई। तो यहाँ पे जो आई है इसको I1 से डिनोट करेंगे। तो जो I1 है उसका मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पर जो I है एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। इसे जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इसे जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे सरफेस पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। और रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। मुड़ेगा किधर की तरफ, ये वाला जो ये बाहर का सरफेस है, यहाँ पे क्या है, एयर है, और ये किसका बना होता है, ये बना होता है ग्लास का, और बाहर यहाँ पर भी क्या है, एयर है। तो एयर और ग्लास में जो ग्लास होता है उसका मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है, और एयर का मीडियम कैसा होता है, रेयरर मीडियम होता है। ये है रेयरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो जो लाइट होती है, जो रे होती है, वो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल है, इसकी तरफ ये मुड़ जाएगा। तो जाना इधर था, लेकिन क्या होगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये मुड़ गया इस तरीके से, यहाँ चला गया। और ये रे और ये नॉर्मल, इसके बीच के एंगल को बोलते हैं R1। तो यहाँ पर जो R1 होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। ये हो गया। अब जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं P। तो यहाँ पर जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट में जो रे जा रही थी वो इस तरह से जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, ये इधर की तरफ मुड़ गया, इधर मुड़ गया। तो यहाँ मुड़ने के बाद ये जो एंगल है, जितने एंगल से ये क्या हो रहा है, डेविएट हो रही है, तो इसको डिनोट करते हैं डेल्टा 1 से। तो यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा 1, और डेल्टा 1 क्या होगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन हिंदी बोलेंगे विचलन कोण। विचलन कोण, तो ये था विचलन कोण। और विचलन कहाँ पे था, एट पॉइंट P। विचलन कोण कहाँ पे, एट पॉइंट P। तो एंगल ऑफ डेविएशन एट पॉइंट P, यहाँ पॉइंट P पे हो गया। अब वापस ये जो रे है इधर गई, और यहाँ पे जाके इस सरफेस टकराई। अब ये सरफेस में यहाँ वाला क्या है, डेंसर है, और इसके बाहर का जो सरफेस क्या है, रेयरर मीडियम है। तो यहाँ पे डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, वापस यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनाएंगे,
इसको मिटा देते हैं, पर वापस एक नॉर्मल बनाते हैं। और नॉर्मल क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर इस तरीके से ये बन गया नॉर्मल परपेंडिकुलर। अब इस रे को जाना कैसे था, इस तरीके से जाना था। यहाँ पे जब ऐसे गई तो इसे इस तरीके से जाना था, लेकिन डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हैं तो क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो नॉर्मल से जब दूर हट गई तो क्या होगा, ये लाइट कहीं इधर की तरफ जाएगी, तो ये जाएगा इस तरीके से मुड़ जाएगी। फिर यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं R2। तो ये R2 भी क्या होगा, R2 भी होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे ही बोलेंगे। साथ में यहाँ पर नॉर्मल और ये जो लाइट निकल रही है इमर्जिंग रे, यहाँ के बीच भी एक एंगल होगा, इस एंगल को बोलते हैं I2। अब जो यहाँ पे I2 होगा उसे बोल देंगे I2 इक्वल टू इमर्जिंग एंगल, इमर्जिंग एंगल। और इसको या तो I2 से या फिर E से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर E2 हो गया, E से या फिर I2 से डिनोट करेंगे। साथ में यहाँ पर भी जो लाइट ऐसे जा रही थी, जो रे इस तरह जा रही थी, वो इधर मुड़ गई, तो जाना उसको इस डायरेक्शन में था, लेकिन यहाँ से इतना मुड़ गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा इसे बोल देंगे एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ से यहाँ तक का है, इसको लेते हैं डेल्टा 2, और डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 भी हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन एट पॉइंट Q। ये पॉइंट मान लेते हैं Q, इस पॉइंट को मान लिया गया Q। तो ये पॉइंट Q पर एंगल ऑफ डेविएशन है, हिंदी बोलेंगे विचलन कोण। बिंदु Q पर विचलन कोण, यहाँ पे बिंदु P पर विचलन कोण है, यहाँ पर बिंदु Q पर विचलन कोण है। तो ये दो चीज़ें हमें पता चली। अब इसमें एक चीज़ और देखना है कि ये जो लाइट है, यहाँ से लाइट जो अंदर जा रही है और यहाँ से लाइट जो बाहर निकल रही है, ये लाइट जो था, ये लाइट जाना था इस तरीके से, तो ये गई लाइट इस तरीके से, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से डेविएट हो गया इस डायरेक्शन में, यहाँ पे निकल रहा है इस डायरेक्शन। तो यहाँ के बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल भी क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं, इनके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के बराबर होगा। तो ये बराबर होता है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो हमें एक चीज़ यही मिला। क्यों इसके बराबर होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लाइट जा रही है, ऐसे जाना था, हल्का सा डिवेट होके फिर इससे गया, और यहाँ जाना था तो यहाँ से फिर डिवेट हो गया। तो एक डेविएशन यहाँ हुआ, फिर अगला डेविएशन यहाँ हो गया, टोटल ये से यहाँ डेविएशन हुआ। ये टोटल जो है डेल्टा किसके बराबर होगा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के बराबर होगा। तो ये टोटल था आपका इसके बारे में, प्रिज्म के बारे में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, इमर्जिंग रे क्या होती है, इसको बोलते हैं इमर्जिंग रे बोलते हैं। इमर्जिंग रे क्या होता है, ये इंसिडेंट रे होता है। प्रिज्म एंगल क्या होता है, R1 क्या है, R2 क्या है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और ये सारी चीज़ें। अब हमें देखना है ये जो डेल्टा 1 है इसकी कितनी वैल्यू है, डेल्टा 1 की वैल्यू और डेल्टा 2 की वैल्यू में देखना है। तो यहाँ पर डेल्टा 1 कहाँ पे, पॉइंट P पर है, तो हमें देखना है एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पे क्या देखेंगे, ये जो डेल्टा की वैल्यू है। अब तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ निकालना है। तो यहाँ पर ये देखेंगे जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट में ये एंगल जो है, ये एंगल और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, ये दोनों क्या है, बराबर एंगल है। पूरा ये एंगल और ये एंगल बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये और ये क्या है, एक दूसरे का संपूरक कोण है। यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या एंगल होता है, हमेशा बराबर होता है। तो वहाँ पर यहीं पे सेम चीज़ है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो उसमें यहाँ पे लिख देंगे एंगल I, एंगल I ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। यहाँ पर क्या है, ये वाला जो एंगल है ये है R1 और यहाँ से यहाँ तक है डेल्टा 1। तो ये क्या है, R1 प्लस डेल्टा 1 के बराबर है। तो ये हो जाएगा R1 प्लस एंगल डेल्टा 1, इसके बराबर हो जाएगा। अब इससे हमें क्या करना है, डेल्टा 1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि डेल्टा 1 इक्वल टू I माइनस में चला जाए तो I माइनस R1। तो पॉइंट P पे तो हमें ये मिल गया कि जो डेल्टा 1 है वो I माइनस R1 के बराबर है। इसी तरह हमें क्या करना है, पॉइंट Q पर देखना है। तो अब अगला देखना है एट पॉइंट Q, एट पॉइंट Q। तो पॉइंट Q पर भी क्या देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है R2, ये किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के संपूरक कोण है। तो ये और ये बराबर होगा। तो अगर ये बराबर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू लिख सकते हैं R2। और अब इसमें I2 जो होगा यहाँ पर वापस लिख सकते हैं, I2 किसके बराबर होगा, R2 प्लस डेल्टा 2। तो यहाँ लिख देंगे R2 प्लस डेल्टा 2। तो हमें डेल्टा 2 की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा 2 किसके बराबर हो जाएगा,
I2 माइनस R2। तो पॉइंट Q पे हमें ये मिल गया। तो डेल्टा 1 की वैल्यू ये आ गई, डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई। अब जो डेविएशन है पॉइंट Q पे डेविएशन है वो आ गया डेल्टा 1, अब पॉइंट Q पे डेविएशन ये पता चल गया इसकी वैल्यू। अब जो टोटल अगर डेविएशन निकालना होगा तो टोटल डेविएशन कितना है, यहाँ से ये डेविएशन और फिर ये डेविएशन। तो टोटल डेविएशन जो होगा यहाँ लिख देते हैं कि जो टोटल डेविएशन हो रहा है, और टोटल डेविएशन का मतलब डेविएशन फ्रॉम द प्रिज्म, क्योंकि ये पूरा प्रिज्म है तो पूरे प्रिज्म से जो डेविएशन हो रहा है उसको बोल देते हैं टोटल डेविएशन भी कह सकते हैं। और ये इसको डिनोट कर देते हैं अगर हम डेल्टा से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अब जो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू वो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी यहाँ लिखा हुआ है, ये है I1 माइनस R1 हो गया, ये हो गया। अब प्लस करके डेल्टा 2 की वैल्यू क्या है, I2 माइनस R2, ये वैल्यू हो गया। अब आगे इसमें क्या करना है कि ब्रैकेट हटाना है और I को एक साथ लिख देना है, R को एक साथ लिख देना। तो यहाँ पे I को अगर एक साथ लिखते हैं तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2, साथ में यहाँ पे हो जाएगा प्लस और ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस R1 और ये हो जाएगा माइनस R2। अब माइनस को भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा I1 प्लस I2 और यहाँ माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये हमें मिल गया इक्वेशन, और इसको लिख देंगे ये किसके बराबर, डेल्टा बराबर है। तो ये हमको मिल गया इक्वेशन 1, इसको मानेंगे इक्वेशन 1। तो आगे क्या देखना हमें, ये ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ए पी और क्यू, इस ट्राइंगल को लेंगे। तो हम आगे बात करते हैं ट्राइंगल ए पी क्यू, ठीक है, इन ट्राइंगल ए पी क्यू। अब इस ट्राइंगल में जो ये ट्राइंगल है इसमें ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल जोड़ के 180 आता है। ये वाला एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल यहाँ बना देते हैं, ये वाला एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल और यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये तीनों एंगल अगर जोड़ देते हैं तो 180 आएगा। ये ट्राइंगल का रूल है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए प्लस ये वाला जो एंगल है। अब ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, तो दोबारा बताते हैं, हमें चाहिए ये वाला एंगल चाहिए। तो ये एंगल किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ का एंगल जो है, ये एंगल टोटल है 90, ये वाला एंगल क्या है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, क्योंकि ये क्या है, इस पर नॉर्मल है। तो ये वाला एंगल होगा 90, और इस 90 एंगल में से ये एंगल है R1। तो अगर ये एंगल माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकल आएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 90 माइनस R1। साथ में वही चीज़ देखना है पॉइंट Q पे। पॉइंट Q पे हमको वापस ये वाले एंगल चाहिए। तो ये एंगल निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा इसको भी बना देते हैं आगे की तरफ। तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल होगा वो कितना होगा, 90 होगा, और इस 90 में से R2 अगर माइनस करेंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस R2। तो ये लिख देंगे प्लस 90 माइनस R2, और ये तीनों एंगल जोड़ के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ये मिल गया। अब इसका ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या यहाँ पर आ जाएगा A, और ये 90 जुड़ के हो जाएगा 180, तो प्लस हो जाएगा 180। और ये R1 माइनस में है, R2 माइनस में है, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, अंदर लगा देंगे R1 प्लस R2, और ये टोटल हो जाएगा 180 के बराबर। अब ये वाला 180 ये वाला 180 कट जाएगा, दोनों कट गया, तो A माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 0। क्या लिख देंगे, A माइनस R1 प्लस R2, ये है ब्रैकेट में, इक्वल टू आ जाएगा 0। तो एक हमको इक्वेशन ये मिल गया। अब इस इक्वेशन में इसको अगर इधर कर देंगे तो A इक्वल टू R1 प्लस R2 मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन से आगे लिख देंगे यहाँ पर A इक्वल टू R1 प्लस R2। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गया, तो ये इक्वेशन लिख देते हैं इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इस इक्वेशन से A की वैल्यू R1 प्लस R2, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 जगह हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो इसी इक्वेशन में अगर हमको डेल्टा लिखना हुआ तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, ये हो गया, और साथ में माइनस करके इस पूरे की वैल्यू A हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे A। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गया, ये इक्वेशन है 3। तो यहाँ पे हमें 3 इक्वेशन मिला, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। दोबारा देख लीजिए एक बार कैसे है। ये डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 है। डेल्टा 1 की वैल्यू यहाँ पे इतना आया हुआ था और डेल्टा 2 की वैल्यू इतना था, पुट कर दिए, टोटल ये वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन आ गया। अब हमें देखना है पी क्यू और ए पी क्यू में। तो ए पी क्यू में ट्राइंगल में देखेंगे
कि ये वाला एंगल, यहाँ से ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों मिला के 180 होना चाहिए। तो ये एंगल किसके बराबर होगा? टोटल ये एंगल और माइनस ये वाला एंगल। इस पूरे एंगल में से ये एंगल माइनस करेंगे तो ये एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे एंगल में से इस एंगल को अगर माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। तो ये एंगल कितना आ रहा था? 90 माइनस R1। उसी तरीके से यहाँ पे ये एंगल निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 90 माइनस R2। पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा A = R1 + R2 आ जाएगा। और इस इक्वेशन 1 में अगर रख देंगे, एक R1 + R2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो डेल्टा = I1 + I2 और माइनस A। ये इक्वेशन आ गया 3। अब जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन 3 है। अब इस इक्वेशन से अगर हम डेल्टा और आई के बीच अगर हम ग्राफ खींचना चाहें तो यहाँ पर एक ग्राफ खींचना है जिसमें है, इधर की तरफ है डेल्टा और इधर की तरफ है एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो अगर इनके बीच ग्राफ खींचेंगे तो इसका जो ग्राफ आता है उसका ग्राफ ऐसा आएगा, इस तरीके का ये ग्राफ आता है। अब इस ग्राफ में जो डेविएशन है, ये इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? डेविएशन सबसे मिनिमम हो रहा है। तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे डेविएशन हो रहा है मिनिमम। तो यहाँ से अगर इसको टच करके यहाँ बना देते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे क्या चीज़? डेल्टा मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू मिनिमम है, इसके ऊपर जाने में बढ़ रहा है। अब किसी भी ऊपर किसी पॉइंट पे देखते हैं, जैसे इस पॉइंट पे देखते हैं तो ये इसको ऐसे कट कर रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को बोल देंगे I1। यहाँ पे इसको नीचे बना देते हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा I1 और यहाँ पे इसी पॉइंट पे यहाँ पे जो बना वो हो जाएगा I2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी भी पॉइंट पे I1 और I2 की वैल्यू क्या क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे I1 I2 की वैल्यू अलग है, लेकिन जब डेल्टा मिनिमम वाला केस आता है तो डेल्टा मिनिमम में क्या हो रहा है? I1 और I2 दोनों क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे आ रहा है, ये आ रहा है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू सेम है। तो एट मिनिमम डेविएशन, तो आगे यहाँ पे लिखेंगे कि एट मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है? उस केस में होता है कि I1 और I2 ये दोनों क्या होता है? बराबर हो जाता है। यहाँ पर जैसा कि ग्राफ में दिख भी रहा है कि इस पॉइंट पर मिनिमम डेविएशन हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? I1 और I2 ये दोनों आके मिल के बराबर हो जा रहा है, एक इक्वल हो जा रहा है। तो जब I1 I2 इक्वल होगा वो केस कब होगा? जब ये डेविएशन मिनिमम होगा। तो इसी इक्वेशन में अगर हम लिखना चाहें मिनिमम डेविएशन के लिए I1 I2 बराबर होगा तो डेल्टा इक्वल टू लिख सकते हैं I + I - A, और ये हो जाएगा 2I। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 2I - A। तो एक इक्वेशन हो जाएगा ये, और ये इक्वेशन कब आएगा? जब डेविएशन मिनिमम होगा। तो ये कुछ इक्वेशंस है जिस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछता है। तो मिनिमम डेविएशन में एक ये लिख सकते हैं फार्मूला, साथ में जो मिनिमम डेविएशन कंडीशन होता है। तो ये कंडीशन है, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन मिनिमम डेविएशन का क्या होता है? वो भी होता है कि R1 और R2 ये दोनों भी बराबर होता है। ठीक है, मिनिमम डेविएशन के केस में R1 और R2 बराबर होता है, साथ में I1 और I2 बराबर होता है। जैसा कि ग्राफ में दिख रहा है I1 I2, इसी तरह ग्राफ R1 और R2 का बनाते हैं डेविएशन, और R1 R2 बनाएंगे तो उसमें भी क्या होगा? मिनिमम डेविएशन के केस में R1 और R2 दोनों बराबर होगा। अब जो मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है वो दो कंडीशन था, I1 I2 बराबर होगा, और इस दोनों को किसके बराबर मान लेते हैं? I के बराबर मान लेते हैं। उसी तरह R1 R2 बराबर होगा, और ये बराबर है, इन दोनों को मान लेते हैं R। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर जो 3 इक्वेशन बनाए थे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, इसमें पुट करना है। तो अब क्या करते हैं कि जो R1 R2 की वैल्यू है वो पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो लिखते हैं एट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर A इक्वल टू क्या है? R1 + R2, और दोनों बराबर है, दोनों R के बराबर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2R। तो यहाँ पर A इक्वल टू हो गया 2R, तो R इक्वल टू हो जाएगा A/2। तो हमें R की वैल्यू मिल गई। साथ में इसी तरीके से क्या करेंगे? इक्वेशन 3 लेंगे। तो इक्वेशन 3 में I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पे दोनों जगह क्या लिख देंगे? I रख देंगे। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा कि लिख देते हैं एट इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में डेल्टा इक्वल टू दिया हुआ है I1 + I2 और माइनस A। तो यहाँ पर हो जाएगा कि डेल्टा मिनिमम इक्वल टू I1 I2 की जगह I लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 2I। यहाँ हो जाएगा 2I और माइनस A। तो यहाँ पे हमको अगर I की वैल्यू निकालनी होगी तो ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा मिनिमम प्लस A इक्वल टू 2I। तो यहाँ से जो I की वैल्यू निकल जाएगा वो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस A और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर हमको एक ये मिल गया, तो हमें R और I की वैल्यू मिल गई। अब जो स्नेल का लॉ है वो क्या है? साइन I बाई साइन R, उस बेसिस पे इसे निकालना है। अब यहाँ पे हमें
आई की और आर की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, स्नेल का लॉ लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, तो स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो साइन आई है और डिवाइड बाई साइन आर, ये किसके बराबर होता है, ये रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स के बराबर होता है। और किसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, इस प्रिज्म का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स। तो यहाँ पर साइन आर हो गया। अब आई की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे और आर की जगह ये वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि साइन आई की जगह ये रख देंगे डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई 2 और बटा कर देंगे साइन आई की जगह, साइन आर की जगह ए बाई 2, तो लिखेंगे साइन ए बाई 2। और ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा बराबर हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स के बराबर। तो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के बराबर हो जाएगा। तो ये हमें एक इक्वेशन ये मिल गया। इन सारे इक्वेशन जो भी बताए जा रहे हैं इन सभी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। ये जो बताता है एक रिलेशनशिप बताता है किसके बीच, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन के बीच। तो ये जो इक्वेशन निकल के आया ये बताएगा कि ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स एंड मिनिमम डेविएशन, इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप बताएगा। अब हमें आगे क्या देखना है कि अगर ये जो प्रिज्म है, ये इसका जो एंगल ए है, ये एंगल क्या है, बहुत कम कर दिया जाए। कम कब होगा, जब ये थिन प्रिज्म होगा। तो अब ये हमें देखना है कि जो प्रिज्म है, अगर हम थिन प्रिज्म लेते हैं तो यहाँ पर इसको मिटा के करते हैं और थिन प्रिज्म, अगर थिन प्रिज्म लेते हैं तो उस समय जो एंगल ए है ये क्या होगा, इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। और अगर ए की वैल्यू कम होगी तो पूरी इतनी वैल्यू भी कम हो जाएगी। अगर ये वैल्यू कम हो गई तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन ये इक्वल टू, तो थिन प्रिज्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई 2। ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, ये मान लेते हैं डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई 2, ये इसके बराबर हो जाएगा। उसी तरह साइन ए बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ये कब होगा, जब जो प्रिज्म है बहुत अगर थिन लेंगे, पतला सा प्रिज्म लेंगे तो उस समय। तो वहाँ पर जो स्नेल लॉ है वहाँ पे इसी की जगह क्या लिख देंगे, ये बटा ये इक्वल टू ये, तो लिख देंगे यहाँ पर डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई 2 और पूरे का बटा ए बाई 2 इक्वल टू एन। ये कब होगा, जब प्रिज्म थिन रहेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर थिन प्रिज्म के लिए वापस हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा मिनिमम और रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स। अब इसे सॉल्व करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो आगे क्या बच गया कि डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई ए इक्वल टू एन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए इक्वल टू एन ए। अब इसे को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन ए माइनस ए, तो डेल्टा मिनिमम इक्वल टू एन ए माइनस ए। साथ में क्या करेंगे, यहाँ पे ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू ए कॉमन ले लिए तो हो गया एन माइनस 1। एक इक्वेशन हमें ये मिल गया। अब ये इक्वेशन किसके लिए है, जब जो प्रिज्म है बहुत थिन है। अगर थिन प्रिज्म के लिए हमको डेल्टा मिनिमम और रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स के बीच रिलेशनशिप देखना है तो ये इक्वेशन लिखेंगे। उसके अलावा नॉर्मल अगर है तो उसके लिए तो वाला इसके पहले जो इक्वेशन बताए थे वो था। ये दो इक्वेशन है, ये क्या है, जब प्रिज्म थिन हो तब के लिए है। और दूसरा जो इक्वेशन था वो किसके लिए था, नॉर्मल था, जिसमें साइन के साथ लगाते थे, तो नॉर्मल प्रिज्म के लिए उस इक्वेशन लगाएंगे। तो इस टाइप से भी न्यूमेरिकल पूछता है, डायरेक्ट इस फार्मूले पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं।